सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनल गाइज इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो फिल करना है, साथ ही में कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कैसे आप ई स्क्रूटनी, फिजिकल स्क्रूटनी सिलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा कैटेगरी डिटेल्स कहाँ पर डालना है, एंड और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही एडमिशन से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइज आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आके गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडमिशन प्रोसेस AY 24-25। इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज हमारा जो एडमिशन पोर्टल है वो यहाँ पे जो है वो आएगा। तो ऐसा हमारा पोर्टल आएगा एंड यहाँ पे हमें BE एंड BTech का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको गाइज कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही हमारा इंजीनियरिंग का जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इंजीनियरिंग की जितनी भी एडमिशन प्रोसेस है वो सारी चीज़ें इसी पोर्टल के ऊपर जो है वो होगी। इसका लिंक मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसका एक्सेस जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह वो भी देखने को मिल जाएगी। बट अभी हम फोकस करते हैं कि कैसे हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइस यहाँ पे हमें दो बटन्स मिलेगी, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन एंड दूसरा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो देखो गाइस, सबसे पहले हमें अपना जो नया रजिस्ट्रेशन है वो करना है। एग्जामिनेशन के टाइम हमने रजिस्टर किया था बट वो अब कुछ काम का नहीं है, फिर से हमें अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन की बटन पे जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो है वो CET के डिटेल्स के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा है हैव यू अपीयर्ड फॉर PCM MST CET 2024 एग्जाम। तो अगर आपने एग्जामिनेशन दी है तो येस के बटन पे क्लिक करो। एंड येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको PCM की डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आपका ये डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड पे या फिर आपके रिजल्ट पे मिल जाएगी। ये डिटेल्स डालने के बाद चेक PCM CET डिटेल्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। तो आपको अपने PCM के सारे जो डिटेल्स है वो वहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा गाइज इस साल CET के पोर्टल पे यहाँ पे और कुछ नई चीज़ें आए, जैसे यहाँ पे PCB के डिटेल्स के बारे में भी पूछा है। तो अगर आपने PCB का CET एग्जामिनेशन दिया है तो आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो, अगर नहीं दिया है तो वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट नो पे क्लिक कर देना एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पर आप जो है वो क्लिक कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने CET की एग्जामिनेशन ही नहीं दी है, जैसे MST CET की, PCM की भी एग्ज़ाम नहीं दी है, PCB की एग्ज़ाम नहीं दी है, बट JEE का एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा हैव यू अपीयर्ड फॉर JEE मेंस 2024। अगर हाँ तो येस के बटन पे जो है वो क्लिक कर देना, अगर नहीं तो नो के बटन पे आप क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड के बटन पे गाइस जो है वो कर देना क्लिक। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आपने कौन सी एग्जामिनेशन दी है। अगर आपने JEE की एग्जामिनेशन दी है एंड PCM का CET का एग्जामिनेशन भी दिया है, इन दोनों से अप्लाई करना है तो वैसे भी आप जो है वो कर सकते हो। वो आगे मैं आपको बताऊँगा कि JEE की जो डिटेल्स है वो आपको कहाँ पर जो है वो डालना है। ठीक है, ये होने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पे अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो डालना है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना है, जैसे 12th के मार्कशीट पे नाम होगा सेम यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो डाल देना है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम डाल देना है। फिर यहाँ पे जेंडर पूछा है तो जेंडर फादर का नहीं डालना है। ठीक है, जेंडर जो है वो स्टूडेंट मतलब अपना जो है वो डाल रहा है, तो जो यहाँ पे आप फिल करोगे नाम, इसका जेंडर यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है उसका जेंडर डालना है, नहीं तो गलती से बहुत सारे लोग अपने किसी और का ही जेंडर डाल देते हैं। फिर कंफर्म जेंडर कर देना है। आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ करना है। रिलीजन यहाँ पे आपको डालना है, तो ध्यान से अपना रिलीजन डालना। ठीक है, फिर यहाँ पे रीजन पूछा है, एनुअल इनकम यहाँ पे ध्यान से डालना। अगर आपको TFWS से वगैरह अप्लाई करना है तो 8 लाख से कम इनकम रहना चाहिए, तो इनकम यहाँ पे ध्यान से डालना है। NSE डालना जो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर यहाँ पे आपको अपना मदर टंग डालना है। मदर टंग मतलब आप जो लैंग्वेज बोलते हो, जैसे महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोग को की मदर टंग मराठी होती है, तो जो भी आपकी मदर टंग होगी वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे जो नेशनलिटी है वो अपने यहाँ पे फील्ड रहेगी। फिर गाइज यहाँ पे आपको अपने जो एड्रेस डिटेल्स है वो डालना है, तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, ये सारी जो डिटेल्स है वो फिल कर देना है। एंड यहाँ पे आपको अपना जो पिन कोड है वो डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद मोबाइल नंबर डालना है एंड ईमेल एड्रेस डाल देना है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऐसा डालना जो आपके पास हो, बिकॉज उसके ऊपर आपको एक जो OTP है वो आएगा। एंड ट्राई करना अपना खुद का नंबर डालना अगर होगा तो, बिकॉज आगे भी फिर वो आपको जो है वो काम आएगा। ठीक है, ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना एक जो पासवर्ड है वो सेट करना है। अब पासवर्ड में कैपिटल लेटर रहना चाहिए, स्मॉल लेटर रहना चाहिए, स्पेशल साइन जो है वो रहना चाहिए, नंबर से रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको अपना जो पासवर्ड है वहाँ पे डाल देना है एंड ये वाला जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे डाल के
सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर आप डालोगे उसके ऊपर आपको एक जो OTP है वो आएगा। OTP यहाँ पे डालने के बाद वेरीफाई OTP के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। फिर आपको यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन आईडी है एडमिशन प्रोसेस के लिए वो मिल जाएगा। ये किसी पेपर पे या फिर कई नोट पे जो है वो लिख के रख देना, बिकॉज ये आपको आगे जाके जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम आएगा अभी भी, एंड जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे तब भी आपको ये वाला जो नंबर है वो काम आएगा, तो इसे लिख के रख देना, ठीक है। ये होने के बाद गाइज यहाँ पे फिर हमें ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी हमें जो अपना एप्लीकेशन आईडी मिला था ये वाला, ये जो रेड कलर में है ये वाला, ये आपको यहाँ पे डाल देना है, एंड जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है, एंड साइन इन के बटन पे आपको करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पहले ही आपको पूछा जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मोड है वो कौन सा चाहिए, फिजिकल स्क्रूटिनी चाहिए या फिर ई स्क्रूटिनी चाहिए। अब फिजिकल स्क्रूटिनी का मीनिंग ये होता है कि आपको कॉलेज में जाके SC सेंटर में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाने होंगे, जो कि बेस्ट प्रोसेस मुझे लगती है। एक ही दिन में जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन है ई स्क्रूटिनी का, जहाँ पे ऑनलाइन ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर सकते हो, अगर आपको फिजिकल करना है तो फिजिकल करोगे। मेरा रिकमेंडेड रहेगा फिजिकल, बिकॉज फिजिकल जल्दी हो जाता है एंड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है, बट अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट वगैरह हो तो आप ई स्क्रूटिनी भी जो है वो ले सकते हो एंड अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो। बाकी दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बना दूंगा, तो उससे भी आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि फिजिकल स्क्रूटिनी में आप कौन से सेंटर में जाके अपना जो वेरिफिकेशन है वो करना चाहते हो। तो जो भी नियर बाय कॉलेज आपके घर के आसपास रहेगा वहाँ पे जाके आप जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे ढूंढना कि आपके घर के आसपास वाला कौन सा सेंटर है, एंड फिर आप वहाँ पे जाके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे सेंटर्स जो है वो मिलेंगे। स्टार्टिंग में जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सेंटर्स लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही 1-2 दिन बाद अगर आप रजिस्टर करते हो तो बेटर रहता है, एंड सारे ऑप्शंस जो है वो इजीली ओपन होते हैं। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो 1-2 दिन बाद ट्राई करोगे तो इजीली जो है वो यहाँ पे आपको सारी जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी। अगर आप ई स्क्रूटिनी पे क्लिक करते हो तो कोई सेंटर वगैरह चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको सेंटर अलॉट होता है। फिजिकल में आपको यहाँ पे जो है वो सेंटर चूज़ करना पड़ेगा एंड वहाँ पे जाके अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने होंगे, बट फिजिकल मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर है गाइस यहाँ पे हमें कैंडिडेट डिटेल्स डालना है, कैंडिडेचर टाइप डालना है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप किस टाइप में जो है वो आते हो। तो सबसे पहले अगर आपका 10th एंड 12th महाराष्ट्र से हुआ है, एंड अगर आपके पास एक तो महाराष्ट्र का डोमेसियल है या फिर महाराष्ट्र में आपका बर्थ हुआ है, तो इन दोनों में से अगर कुछ भी है आपके पास तो आप टाइप A में जो है वो आओगे। वही अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, मतलब आप टाइप A में अगर नहीं आते हो, एंड अगर आपके मदर एंड फादर के पास महाराष्ट्र का डोमेसियल है तो आप टाइप B में आओगे। फिर टाइप C, टाइप D, ऐसे काफ़ी सारे टाइप्स है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो OMS के ऊपर क्लिक करना, अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट। एंड अगर आप जम्मू कश्मीर या फिर माइग्रेंट्स वगैरह हो तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब कैंडिडेचर टाइप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना, आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना। इसके बाद गाइज जैसे मैंने यहाँ पे देखो मैं टाइप A में आता हूँ, तो टाइप A के बटन पे क्लिक किया एंड सेव एंड प्रोसीड कर दिया। तो फिर मुझे यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स है वो डालना है। अब होम यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से सारी चीज़ें डालना। सबसे पहले पूछा है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप टाइप A पे क्लिक करोगे, OMS पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। जैसे आप ऊपर ऑप्शंस क्लिक करोगे वैसे ही आपको नीचे अलग ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप A पे क्लिक किया है तो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट, डोमेसियल एंड स्कूल लिविंग में से तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो देना पड़ेगा। तो मेरे पास तीनों डॉक्यूमेंट्स है तो मैं यहाँ पे डोमेसियल सर्टिफिकेट को चूज़ करूँगा। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो या फिर लिविंग को भी चूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो जो भी मुझे लगता है वो मैंने यहाँ पे चूज़ किया, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि मेरा जो 10th स्टैंडर्ड है वो कहाँ से कंप्लीट हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, तो मेरा नागपुर से हुआ है। 12th कहाँ से हुआ है, वो भी मेरा नागपुर से हुआ है। फिर यहाँ पे पूछा है कि सिलेक्ट तालुका फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास्ड SSC डिप्लोमा, तो ये भी मेरा नागपुर अर्बन था।
तो ये मैंने सिलेक्ट किया, तो अकॉर्डिंगली गाइज यहाँ पे मेरा जो होम यूनिवर्सिटी है वो अपडेट हो गया है। ठीक है, तो होम यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे आपको 10th एंड 12th आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया वो डालना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने आप अपना जो होम यूनिवर्सिटी है वो देखने को मिल जाएगा। होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी में काफ़ी फ़ायदे एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हो आने वाली वीडियोज़ में पता चलेगा, बट यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है जिससे पता चलेगा कि आपका होम यूनिवर्सिटी जो है वो क्या रहने वाला है। फिर गाइज यहाँ पे आपको अपनी जो कैटेगरी डिटेल्स है वो डाल देना है। कैटेगरी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अभी जो चीज़ है वो सुनना। सबसे पहले देखो गाइज कैटेगरी डिटेल्स में यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ओपन है, एससी है, इसके अलावा ओबीसी, साथ ही में इस साल एससी बीसी का भी अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो शो होने लग गया है, जो कि अच्छी बात है। तो जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे ओपन क्या चूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी वगैरह जो है वो नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना है या फिर नहीं। ईडब्ल्यूएस मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आपका पेरेंट्स का इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है एंड अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप ओपन के बाद ईडब्ल्यूएस के थ्रू भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। वही अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी के सारे जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैंने यहाँ पे ओबीसी जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। ओबीसी में सब कास्ट भी आती है तो यहाँ पे मैंने वो जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी अपलोड करने के बारे में जो है वो पूछा गया है कि क्या स्टेटस है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड एंड नॉट अप्लाइड। तो अगर मेरे पास कास्ट वैलिडिटी अवेलेबल है तो मैं अवेलेबल के बटन पे जो है वो क्लिक करूँगा, तो ऐसा मुझे यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा एंड नीचे सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आ रखे हैं। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड तो फिर मुझे यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पूछी जा रही है कि अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका एप्लीकेशन नंबर क्या है, फिर उसमें आपका सर्टिफिकेट एप्लीकेशन डेट क्या है, कौन से इशूइंग अथॉरिटी का नाम क्या है एंड कहाँ से आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर आपने अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे क्लिक किया तो ये सारी डिटेल्स आपको जो है वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया कि नॉट अप्लाइड, अगर आप ओबीसी सी से हो एंड आपके पास वैलिडिटी नहीं है एंड आपने अप्लाई भी नहीं किया एंड नॉट अप्लाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट कैटेगरी बेनिफिट कैन नॉट बी क्लेम। ठीक है, तो जो भी स्टेटस होगा वैसे आपको यहाँ पे जो अपना स्टेटस है वो डाल देना है एंड आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको नॉन क्रिमिनल डाल देना है, एससी एसटी को नहीं लगता है, तो जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। ये क्लिक होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको स्पेशल रिजर्वेशंस के बारे में जो है वो पूछा जाएगा, जैसे TFWS हो गया, माइनॉरिटी हो गया, तो इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखने से पहले गाइज आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें इंजीनियरिंग के कॉलेजेस देखने में काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रहा होगा, बिकॉज कॉलेज के लिस्ट में जो कट ऑफ लिस्ट होती है इसमें बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं एंड सभी कॉलेजेस के 10-12 ब्रांचेस होते हैं, तो कौन से ब्रांच का कितना कट ऑफ जाएगा ये देखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एंड कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए गाइज आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें गाइज आपको महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस जो है वो हाई टू लो के फॉर्म में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है कि बस औरंगाबाद में कौन से कॉलेजेस है या फिर बस मुंबई के ही कॉलेजेस देखना है, महाराष्ट्र के और कोई के कॉलेजेस नहीं देखना है, तो आप मुंबई की लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो एंड ईजिली जो कॉलेजेस है वो फाइंड कर सकते हो कि कौन से कॉलेजेस आपके परसेंटाइल के आसपास जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपको ये देखना है कि कॉलेजेस के कट ऑफ जो है वो कितने जा सकते हैं एंड कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जो है वो रह सकता है, जैसे यहाँ पे अगर मुझे VGTI का कट ऑफ देखना है तो यहाँ पे हमने CS का कट ऑफ जो है वो डाल के रखा है ताकि आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओ। बट अगर आपको ये देखना है कि उस कॉलेज के और भी ब्रांचेस का कट ऑफ कितना जाता है तो यहाँ से सिंपली नाम को कॉपी कर लो Ctrl+C से एंड यहाँ पे जाके Ctrl+F दबा दो एंड Ctrl+V दबा दो एंड एंटर दबा दो, तो यहाँ पे आपको VGTI का डिटेल में सभी ब्रांचेस का जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी ये लिस्ट है एंड इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको 90 के आसपास परसेंटाइल मिला हुआ है एंड अगर आपको मुंबई में एडमिशन चाहिए तो मुंबई वाली लिस्ट देखो एंड यहाँ से आप 90 के आसपास वाले जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट करो, डिटेल में कट ऑफ चेक कर लो, आपकी लिस्ट भी इजीली बन जाएगी एंड इजीली आप फाइंड कर पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। एंड ऐसे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक सभी लिस्ट भी मिल जाएगी, साथ ही में महाराष्ट्र की भी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इन लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो एंड एक ही लिस्ट में आपको सभी लिस्ट मिल जाएगी, सभी बंच मिल जाएगा सारी डिस्ट्रिक्ट का, तो इजीली आप कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब बढ़ते गाइज हमारे स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स के ऊपर। तो यहाँ पे गाइज आपको सबसे पहले तो पूछा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपकी इसमें कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह है तो यहाँ पे आप जो है वो ऑप्शंस फिल कर सकते हो। फिर है इज़ अ पेरेंट डिफेंस पर्सनल, अगर आपको डिफेंस कोटा वगैरह से अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा।
फिर जो हमने स्टार्टिंग में इनकम रेंज डाला था वो यहाँ पे आपको अपने आप जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसको एडिट करना है तो एकदम स्टार्टिंग में आपको जो है वो जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको पूछा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS। अगर मैंने यहाँ पे इनकम 8 लाख या फिर उसके ऊपर डाला होता तो ये ऑप्शन मुझे जो है वो नहीं आता, ठीक है। तो अभी मेरा इनकम 8 लाख से कम मैंने डाला है तो इसलिए यहाँ पे TFWS का ऑप्शन आया है। अगर मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करता हूँ तो फिर मेरे को कैप राउंड का जब ऑप्शन फॉर्म रहेगा, कॉलेजेस के ऑप्शन डालने का ऑप्शन आएगा, तब मुझे TFWS का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नो पे क्लिक करते हो तो नहीं आएगा। TFWS होता है ट्यूशन फ़ी वेवियर स्कीम, जिससे आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो माफ़ हो जाती है। एंड इसमें ओपन कैटेगरी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो मत करो। SC ST के स्टूडेंट्स मत करना, बिकॉज SC ST का पहले से ही जो फीस है वो काफ़ी कम रहता है। बाकी कैटेगरीज में फ़ीस आपको कम लग सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नो पे येस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर नो पे क्लिक करोगे तो इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। फिर है गाइस यहाँ पे आर यू ऑर्फन, तो अगर हो तो येस पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना। फिर है यहाँ पे डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो गाइस तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो मिलेगा। अगर येस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको माइनॉरिटी में दो चीज़ें पूछी जाएगी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज में माइनॉरिटी, जैसे महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोगों का जो मदर टंग है वो है मराठी, ठीक है। तो मराठी मेजॉरिटी में आती है, तो फिर आप माइनॉरिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आपका मराठी मदर टंग है। वही अगर आपका मदर टंग हिंदी है या फिर उर्दू है या फिर इंग्लिश है या फिर और भी कोई है मराठी के अलावा, तो फिर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में येस क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे टिक करके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा जिसमें मेंशन्ड है कि आपका मदर टंग हिंदी है। इसके अलावा अगर आपको रिलीजियस माइनॉरिटी में अप्लाई करना है तो फिर अगर आपका रिलीजन हिंदू के अलावा और कोई जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो फिर आप रिलीजियस माइनॉरिटी में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इनमें अगर आप अप्लाई करोगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे सैम्पल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में क्लिक हियर करोगे तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो येस पे क्लिक करना, अगर नहीं आते हो तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो येस पे क्लिक करके चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। पोर्टल बहुत अच्छा बनाया है। येस क्लिक करने पे अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो वहाँ पे नॉट एलिजिबल ऐसा भी जो है वो लिख के आता है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, फॉर्म फिल करो, अपने आप आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पर कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको 10th की जो डिटेल्स है वो डालना है। तो यहाँ पे अपना बोर्ड सिलेक्ट कर देना, पासिंग ईयर सिलेक्ट करना, सीट नंबर डाल देना एंड यहाँ पे आपको SSC के जो मार्क्स है वो डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 12th के जो डिटेल्स है वो पूछे जाएंगे। तो 12th में आपको कौन से एक तो आपने 12th किया होगा या फिर डिप्लोमा किया होगा, जो भी किया होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। साथ ही में ऊपर एक बहुत ही बड़ा जो नोट है वो दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि अगर आप PCB से अप्लाई करते हो तो कौन से कोर्सेज में आप जो है एडमिशन है वो ले पाओगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बाकी अगर आप PCM से अप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में आप जो एडमिशन है वो ले पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपने 12th दिया है तो 12th पे क्लिक करो, एंड अदर कोई एग्जाम दी होगी तो उस पर क्लिक करो। मैंने 12th पे क्लिक किया एंड सेव एंड प्रोसीड किया। तो यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं इंडिया पे सिलेक्ट कर दूंगा, 12th का जो बोर्ड है वो डाल दूंगा, 12th का पासिंग ईयर डाल दूंगा, 12th का सीट नंबर डाल दूंगा, 12th के मार्कशीट पे नाम कैसा है वो डाल देना है। एंड अगर आप पास हो गए हो 12th तो पास पे क्लिक कर देना, अगर फेल या फिर कंपार्टमेंट कुछ है तो उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये डिटेल्स डालने के बाद गेट HSC डेटा आ जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पूरे जो डिटेल्स हैं वो फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप 2023 में पास हुए हो तो फिर आपको यहाँ पे मैन्युअली सारी जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। वही अगर आप 2024 में 12th पास हो गए हो तो फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे डिटेल्स डालते गेट HSC डेटा पे क्लिक कर देना, तो सारा डेटा आपको यहाँ पे जो है वो फील्ड मिल जाएगा। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस फिर से यहाँ पे आपको JEE के जो डिटेल्स है वो पूछे जाएंगे। अगर आपने JEE मेंस के थ्रू अगर आपको अप्लाई करना है, सपोज करते कि CET में आपको अच्छे मार्क्स मिले, JEE में इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो। मेरिट लिस्ट में देखा जाता है कि JEE एंड CET में से दोनों में से कौन सा बेस्ट स्कोर है, एंड उसी के अकॉर्डिंग गाइस आपको जो रैंक्स है वो दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भेदभाव होगा, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जिसको JEE में अच्छा है एंड CET में उतना अच्छा नहीं है, तो दोनों से अप्लाई करो, ठीक है। दोनों से अप्लाई करने में फ़ायदा ये है कि जो भी स्कोर बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो रैंक्स है वो मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको JEE से अप्लाई करना है तो येस पे क्लिक कर देना,
एंड यहाँ पे आपको जेई के जो डिटेल्स है वो डाल देना है। साथ ही में नीट से भी अप्लाई करने का ऑप्शन है, करना है तो कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा कोर्सेज नहीं रहेंगे अवेलेबल, बट अगर करना है तो कर सकते हो। नए ऑप्शन से इस बार, पहले नहीं होता था, बट यहाँ पे जेई एंड नीट दोनों का ऑप्शन है। जेई से अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हो। नीट से कौन से आप एडमिशन ले सकते हो, कौन से कोर्सेज में नोट वहाँ पे दिया है, तो वहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हो। ये होने के बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आपको कर देना है क्लिक। फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे ड्रॉप एरो पे क्लिक करके फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट कर देना, ओपन के बटन पे क्लिक करना, फ़ोटो सिलेक्ट करना, फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद अपलोड के बटन पे क्लिक करना, तो आपका यहाँ पे फ़ोटो जो है वो आ जाएगा। फिर वापस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना, सिग्नेचर पे क्लिक कर देना एंड वो ओपन करना, अपलोड कर देना, तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। कुछ ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ऊपर जैसे मैंने ऑप्शन टिक किए हैं उसी के अकॉर्डिंग्स मुझे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूछे गए हैं, ठीक है। अगर मैं सीईटी से अप्लाई करता तो मुझे यहाँ पे नीट के जगह सीईटी का जो ऑप्शन है वो आता। अगर मैं जेई से अप्लाई करता तो यहाँ पे मुझे जेई का भी स्कोर कार्ड जो है वो डालना पड़ता। अगर मैं सीईटी एंड जेई दोनों से अप्लाई करता हूँ तो दोनों का स्कोर कार्ड यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही में जो भी कैटेगरी से मैंने अप्लाई किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लगेंगे। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें भी आपको जो है वो नहीं लगेगी। तो ऊपर जैसे आप ऑप्शन टिक करोगे उसी के अकॉर्डिंग्स यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। साथ ही में अपलोड करने के लिए इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो इस बार चीज़ें जो है वो और भी स्ट्रिक्ट की गई है। पहले बच्चे कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे पहले तो बारकोड का जो नंबर है वो पूछा जाएगा। अब बोलोगे भैया यार बारकोड का नंबर कहाँ पे आएगा, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लिंक दी हुई है, क्लिक हियर टू व्यू सैम्पल डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पता चलेगा कि कौन से बारकोड का नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है वो डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तालुका कौन सा है, ये भी डालना है। एंड फिर यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट इस बार डॉक्यूमेंट अपलोडेशन जो है वो हो गया है। तो ध्यान से अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना एंड ट्राई करना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फ़ोटो या फिर PDF निकाल के अपलोड करना, तो जल्दी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप जेरोक्स वगैरह अपलोड करते हो तो ये भी जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। ईजिली कर सकते हो अगर सारी चीज़ें आपके पास है तो। एंड जो ऑनलाइन स्क्रूटिनी करेंगे उन्हें तो बस ऑनलाइन ही अपलोड करना है, तो अच्छे से अपलोड करना है। जो ऑफलाइन अपलोड करेंगे उन्हें ऑनलाइन भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। एंड फिर उसके बाद कॉलेज में जाके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी दिखाना है। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद अगर देखो गाइज आपने इस बार सीईटी के एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करना पड़ेगा। अगर आपने इस साल सीईटी का एग्जामिनेशन दिया है तो फिर आपको कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। वही अगर आपने सीईटी का एग्जामिनेशन दिया है, सीईटी का एग्ज़ाम आपने ओबीसी कैटेगरी से दिया था अप्लाई करने के टाइम, एंड अभी आपका कैटेगरी ओपन में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 200-300 रुपये जो है वो भी भरना पड़ सकता है। तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। फीस पे कर देना, प्रोसीड टू पेमेंट कर देना अगर यहाँ पे लगती है तो। नहीं लगती है तो ये अपने आप जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना। पूरा आपको यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। सारी डिटेल्स अच्छे से जो है वो चेक कर देना। अगर आप ई स्क्रूटिनी आपने सिलेक्ट किया होगा तो वहाँ पे सबमिट एंड लॉक का ऐसे जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, तो सबमिट कर देना। ई स्क्रूटिनी करते हो तो वो फिर किसी ऑटोमेटिकली एक सेंटर पे जो है वो चला जाएगा एंड वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाएंगे। वही अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी पे क्लिक किया है, जो कि मैक्सिमम लोगों को करना चाहिए, तो क्या होगा, आपको अपना जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक प्रिंट निकालना है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए फॉर्म भरने के टाइम वो सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखना है एंड इन्हीं कॉपी का एक जेरोक्स कॉपी जो है वो निकाल देना है। एंड ये सभी डॉक्यूमेंट्स जाके जो भी FC सेंटर आपने चूज़ किया होगा वहाँ पे जाके उनको दिखाना है, तो वो वहाँ से आपको स्टैंप या फिर वहाँ से आपका जो वेरिफिकेशन है वो करवा देंगे एंड यहाँ से आपका ये वाला स्टेप जो है वो भी कंफर्म कर देंगे। तो ऐसा गाइस आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी जो है वो हो जाएगा। फिजिकल वालों को जो है वो सेंटर पे जाना है, ऑनलाइन वालों को सेंटर पे जो है वो नहीं जाना है। इसके ऊपर और वीडियोस भी मैं बनाऊंगा जिससे आपके डाउट्स वगैरह जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। बट ध्यान रखना, फिजिकल में सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन होगा एंड ऑनलाइन में ऑनलाइन ही बस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड सबमिट कर देना। वहाँ से आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। स्टेटस बार बार चेक करते रहना कि हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी सेंड ग्रीवेंस वगैरह के ऑप्शन दिए, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आप जो टिकट वगैरह जो है वो रेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस साल का एडमिशन प्रोसेस गाइस कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे आपको पूरा अपना जो फॉर्म है वो ऐसे भरना है। रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद
फिर हमारा मेरिट लिस्ट आएगा एंड उसके बाद हमारे जो कॉलेजेस के ऑप्शंस वगैरह डालने का ऑप्शन है वो बाद में आता है, पहले ये प्रोसेस होगी। तो ऐसे ही आपको प्रोसेस करना है, डिटेल में मैंने आपको बता दिया, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर देना, इजीली आपका फॉर्म जो है वो भर जाएगा। एंड कॉलेजेस के लिए गाइस आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जिससे इजीली आप कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।